जिसकी तलवार की छनक से अकबर का दिल घबराता था, जिसकी तलवार की छनक से अकबर का दिल घबराता था, वो अजर अमर, वो सूरवीर, वो महाराणा कहलाता था। कि झुके नहीं वो मुगलों से, कि झुके नहीं वो मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला, कि झुके नहीं वो मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला, अपनी मातृभूमि की खातिर भक्ति और शक्ति का नया इतिहास बना डाला। नमस्कार, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास की, राजस्थान के ऐसे सूरवीर महाराणा प्रताप के बारे में, जिस जो अपने राजस्थान के इतिहास की पराकाष्ठा है। शक्ति और शौर्य का जहां पर नाम लिया जाता है तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप का जिक्र किया जाता है। तो इस वीडियो में आज अपन महाराणा प्रताप के बारे में पूरा पढ़ेंगे। उनके व्यक्तित्व कैसा था, उनकी चारित्रिक विशेषताएं कौन कौन सी थी, उन्होंने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से उन्होंने युद्ध लड़े हैं, हल्दी घाटी के युद्ध का जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले महाराणा प्रताप के बारे में सामान्य जानकारी होना सभी को बहुत जरूरी है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है, उनकी माता जी का क्या नाम था, स्थान कहाँ पर उनका जन्म होता है, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था, सभी बातों का जिक्र अपन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन जन्म की बात करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। हिंदी महीनों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और विक्रमी संवत के अनुसार विक्रमी संवत 1597 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। क्योंकि आप जानते हो विक्रमी संवत में 57 साल जुड़ते हैं। जो भी आपका प्रेजेंट साल चल रहा होता है उसके बाद में विक्रमी संवत में 57 साल जुड़ते हैं। तो 40 में 57 जोड़ेंगे तो 97। विक्रमी संवत 1597 महाराणा प्रताप का जन्म होता है। स्थान की बात करते हैं तो स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। अब देखिए, इनके माताजी का क्या नाम था, तो इनकी माताजी का नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई जो पाली नरेश अखीराज सोनगरा की पुत्री थी। पाली का एक राजा था अखीराज सोनगरा, उसकी वो पुत्री थी। पाली नरेश अखीराज सोनगरा की पुत्री थी। पिताजी का नाम उदय सिंह, पिताजी का नाम था उदय सिंह, और इनकी पत्नी का नाम था अजब दे पंवार। अजब दे पंवार। देवी को कौन कौन से उपनाम दिए गए हैं, तो इनको कहा जाता है कीका। कीका इनको कहा जाता है। कीका क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी बच्चा थे, और पहाड़ी बच्चे होने के कारण, एक पहाड़ी बच्चा होने के कारण इनको कहा जाता है कीका। तो इनका उपनाम था। इनको इतिहास में कुछ उपाधियां दी गई है, तो कौन कौन सी उपाधि इनको दी गई उनकी बात कर लेते हैं। उपाधि इनको दी गई है वीर शिरोमणि, वीर शिरोमणि, मेवाड़ी बाघ और पाथल। ये इनकी कुछ उपाधियां थी जो इतिहास के अंदर इनको दी गई है। आगे बात करते हैं इनके पुत्र का क्या नाम था, तो पुत्र का नाम आप सभी जानते हो। इनके पुत्र का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह इनके पुत्र का नाम था। राज्याभिषेक की अपन बात कर लेते हैं कि इनका राज्याभिषेक है वो कब होता है, तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572, होली के दिन। होली के दिन का राज्याभिषेक हुआ था। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी तब इनका राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572, और होली के दिन का राज्याभिषेक होता है। इनके जो पिताजी थे उदय सिंह, उनकी 3 रानियां थी। उन तीनों रानियों के नाम थे, एक का नाम था जयवंता बाई, दूसरे का नाम था सुजाबाई, और तीसरी थी वीरबाई। हालांकि बहुत सारी रानियां थी लेकिन मुख्य पटरानी 3 थी उदय सिंह। तो उदय सिंह की 3 रानियां थी। उदय सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप के पिताजी, और इनकी 3 रानियां थी। सबसे बड़ी थी जयवंता बाई, जयवंता बाई, और जयवंता बाई के जो पुत्र है उनका नाम था महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। दूसरी जो रानी थी उसका नाम था शुजाबाई। इनके पुत्र का नाम था शक्ति सिंह, और तीसरी जो रानी है उसका नाम था धीरबाई।
धीरबाई, इनके पुत्र का नाम था जगमाल। हालांकि वैसे महाराणा प्रताप और 28 भाई इतिहास के अंदर बताए जाते हैं कि 28 भाई बहन थे। तो 28 भाई बहन में सबसे बड़े महाराणा प्रताप ज्येष्ठ पुत्र जो जयवंताबाई के पुत्र थे, उसके बाद में शक्ति सिंह जो शुजाबाई के पुत्र थे, उसके बाद में धीरबाई जिनके पुत्र थे जगमाल। अब जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु होती है तो उदय सिंह की मृत्यु से पहले उदय सिंह ने ये निर्णय कर दिया था कि मेरे मरने के बाद जो भावी राजा है वो जगमाल बनेगा। कारण उसका ये था कि वो अपनी जो धीरबाई जो रानी है उससे बहुत स्नेह किया करते थे। उदय सिंह है वो अपनी धीरबाई जो रानी है उससे बहुत स्नेह किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही जगमाल को राजा घोषित कर दिया गया था। लेकिन जनता में लोकप्रियता महाराणा प्रताप की ज्यादा थी। भाई जाहिर सी बात है, बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। राजा की मृत्यु के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो ही राजा बनेगा। तो जनता में लोकप्रियता है वो महाराणा प्रताप की ज्यादा थी। तो लोगों ने जनता की लोकप्रियता को देखते हुए और मानसिंह मानसिंह सोनगरा जो महाराणा प्रताप के मामा थे, मानसिंह सोनगरा ने आपके मामा जी थे, उन्होंने निर्णय दे दिया कि जो ज्येष्ठ पुत्र है वही राजा बनेगा। जनता में लोकप्रियता महाराणा प्रताप की ज्यादा थी और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया गया। डेट मैंने आपको बता दी 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है गोगुंदा नामक स्थान पर होली के दिन। अब देखिए, जब उदय सिंह जिंदा थे तो इन तीनों के लिए घोड़े लेकर आते हैं। काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे। यहाँ पर चेतक का जिक्र किया जाएगा। जब उदय सिंह जिंदा थे उस समय की बात अपन कर रहे हैं, तो वो इन तीनों के लिए घोड़े लेकर आते हैं। उन घोड़ों के नाम थे चेतक। काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे। उस समय की सबसे अच्छी नस्ल काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े माने जाते थे। सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे वो काठियावाड़ी नस्ल के होते थे। उनकी अच्छी कदकाठी होती थी। वो युद्ध के अंदर माहिर होते थे। दौड़ने में बहुत ही तेज हुआ करते थे। तो अब देखिए, ये तीन घोड़े चेतक, त्राटक और हाटक, ये तीन घोड़े हैं वो लेकर आते हैं। महाराणा प्रताप बड़े थे और महाराणा प्रताप बड़े होने के कारण, ज्येष्ठ होने के कारण अपने छोटे भाइयों को पहला मौका दिया गया कि आप जाइए और आपको जो घोड़ा अच्छा लगता है वो आप रख लीजिए। शक्ति सिंह और जगमाल महाराणा प्रताप से छोटे थे, तो उन्होंने जो अच्छी नस्ल का, जो अच्छी कदकाठी का घोड़ा है वो देख करके और उन्हें रोक लिया, त्राटक और हाटक को। उसके बाद में बचा कौन सा, दुबला पतला सा एक घोड़ा चेतक, वो बचा। महाराणा प्रताप ने इस चेतक की अपने पुत्र की भांति देखभाल की है। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र की देखभाल करता है, उसी प्रकार से महाराणा प्रताप ने चेतक की देखभाल की है। उसके खाने पीने का ध्यान वो स्वयं रखते थे और अंत में चेतक ने भी उनका पूरा सहयोग किया है, पूरा साथ दिया है। स्वामी भक्ति की एक नई प्रकाष्ठा है वो चेतक ने लिखी थी। चेतक को महान भी कहा जाता है इतिहास में, इसीलिए चेतक को महान भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही महाराणा प्रताप राजा बनते हैं, उस समय 1572 की बात है और 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। इस नागौर दरबार में जितने भी राजपूतानी रियासतों के राजा थे, उन सबने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लगभग जितने भी राजे महाराजा थे, सबने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन महाराणा प्रताप के सामने भी दो विकल्प थे, या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार करे या फिर वो संघर्ष का रास्ता अपनाए, मेवाड़ को स्वतंत्र रखने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाए। तो अब महाराणा प्रताप ने संघर्ष का रास्ता चुना कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेवाड़ को मुगलों के अधीन नहीं रहने दूंगा। जंगलों में रहूंगा, सोने के पलंग पर नहीं सोऊंगा, पंच धातु सोना चांदी तांबा पीतल कांसा आदि के बर्तनों में नहीं खाऊंगा और जंगलों में रहूंगा और घास फूस की रोटी खाऊंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी। अब देखिए आगे क्या होता है। अकबर को जैसे ही पता चलता है कि महाराणा प्रताप राजा बनते हैं, 1572 से ही उसने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे कि महाराणा प्रताप को पहले समझाया जाए कि भाई आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है और अकबर। तो उन शिष्टमंडलों की बात करते हैं अपन, कौन कौन से शिष्टमंडल है, कौन कौन से व्यक्ति हैं वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए थे, तो उनके अपन बात करते हैं। तो 4 लोग भेजे गए थे। पहला था जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची ये भेजा गया। ये कब भेजा, 1572। राजा बनते तुरंत कि भाई पहले जो राजा महाराजा बनते थे उनको बधाई देने के लिए, कोई छोटी रियासत का राजकुमार कोई राजा बनता था तो वहां उसको बधाई देने के लिए जो बड़ा, जो भारत का राजा हुआ करता था, वो उसको बधाई देने के लिए अपने सेनापतियों को भेजता था। तो जलाल खां कोरची को भेजा गया। सबसे पहले जलाल खां कोरची ने उसको बधाई दी। उसके बाद में अपना प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या रखा, महाराणा प्रताप के सामने प्रस्ताव ये रखा कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए।
आप अकबर के मनसबदार बन जाइए, अकबर आपको अलग अलग रियासतों की जागीर है वो प्रदान कर देगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अकबर की आज्ञा स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे भले ही मुझे संघर्ष का रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। जलाल खां खरोची ने कहा, देख लो भाई, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हो ये संभव नहीं है, क्योंकि अकबर से बगावत का मतलब, अकबर को मना करने का मतलब बगावत यानी कि युद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि परिणाम की चिंता किसे है। महाराणा प्रताप अपने आप में एक बड़े व्यक्तित्व के मालिक थे, तो उन्होंने कहा मुझे परिणाम की चिंता मैं नहीं करता, सिर्फ कर्म करने पर फल देता हूं। जलाल का कुरुचि 1572 में जाते हैं। उसके बाद में मानसिंह को भेजा गया, मानसिंह कछावाहा, जो आमेर के थे, क्योंकि महाराणा प्रताप जानते थे, अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप राजपूत है और राजपूत को समझाने के लिए एक राजपूत को भेजा जाए। तो दूसरे नंबर पे मानसिंह को भेजा गया। मानसिंह जाता है 1573 के अंदर, 1573 के अंदर जाता है। अब 1573 के अंदर अब मानसिंह है, ये थोड़ा जवान है, उस समय युवा अवस्था है इसकी, तो इसको समझाने के लिए महाराणा प्रताप ने भी अपने पुत्र अमर सिंह को भेजते हैं कि भाई अमर सिंह आप जाइए और आप मानसिंह के साथ मुलाकात कीजिए। अब मानसिंह है, मानसिंह जो है, मानसिंह को बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया अमर सिंह के द्वारा। उसके बाद में भगवंत दास को भेजा जाता है, भगवंत दास। अकबर ने सोचा कि मानसिंह तो चलो ठीक है, जवान है, युवा बच्चा है अभी, तो शायद इसके पिताजी को भेजते हैं। तो इसका जो पिताजी था भगवंत दास, उसको भेजते हैं 1573, ये भी 1573 में आई। उसके बाद में लास्ट के अंदर जो व्यक्ति भेजा जाता है वो थे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल। टोडरमल ने महाराणा प्रताप को अकबर की आधुनिकता स्वीकार करने के लिए यहां तक कह दिया कि तू सिर्फ मेवाड़ हमें दे दे, बाकी का जितना भी हिंदुस्तान का आधा राज्य है वो हम आपको दे देंगे, ये तक कह दिया था इन्होंने, टोडरमल ने। तो टोडरमल है वो सबसे अंतिम में जाते हैं। टोडरमल ये गए थे दिसंबर 1573 में, ये सबसे अंतिम में जाते हैं। और इन्होंने ये शर्त रख दी थी कि महाराणा प्रताप आप हम अगर हमें मेवाड़ दे दोगे तो हम आपको आधे हिंदुस्तान का राज्य है वो दे देंगे। लेकिन महाराणा प्रताप मना कर दिए। महाराणा प्रताप ने संघर्ष का रास्ता है वो चुना। टोडरमल ने कहा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, अब युद्ध होगा, और एक विश्व प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसका नाम कौन सा है, हल्दी घाटी का एक युद्ध होता है। तो अपन आगे अब हल्दी घाटी के युद्ध के बारे, अब आगे अपन हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है वो उसको हल्दी घाटी का युद्ध माना जाता है। हल्दी घाटी जो स्थान है वो राजसमंद में पड़ता है, तो याद रखना इसका स्थान जो हल्दी घाटी है वो कहाँ पड़ता है, राजसमंद जिले में पड़ता है। ये हल्दी घाटी का युद्ध है, ये कब हुआ था, 18 जून 1576 में हुआ था। कुछ इतिहासकार 21 जून भी मानते हैं, लेकिन आरबीएससी जो बोर्ड की किताबें हैं, जो एनसीईआरटी बोर्ड की किताबें हैं, उसके अंदर 18 जून 1576 को ये हल्दी घाटी का युद्ध माना गया। तो अपन को भी 18 जून 1576 याद रखना है। तो देखिए कहां होता है युद्ध, किन किन के बीच होता है, प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। लेकिन यहां पर आपको याद ये रखना है, अकबर कोई भी युद्ध के अंदर नहीं जाता था, इसके जो सेनापति है वो जाते थे। अकबर कोई भी युद्ध का नेतृत्व नहीं संभालता था, इसके जो सेनापति है वो ही युद्ध के अंदर जाते थे और वो ही जीत के आते थे। तो अकबर ने इस युद्ध के अंदर अपने सेनापति बनाए दो, मानसिंह और आशफ खां, ये दो सेनापति बनाते। अकबर पहले ही चला गया था अजमेर, इस युद्ध से पहले ही अजमेर चला गया था अकबर, जो मैगजीन दुर्ग है अजमेर के अंदर, वहां पर इस युद्ध की पूरी रणनीति बनाता है। मानसिंह और आसफ खां को वो अपना नेतृत्वकर्ता बनाता है, सेनापति बनाता है कि आपके नेतृत्व में युद्ध होगा। मानसिंह को क्यों बनाया गया, क्योंकि मानसिंह की जब बेइज्जती हुई थी तो मानसिंह उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इस कारण से मानसिंह को स्वतंत्र सेनापति बनाया गया था। पहली बार मानसिंह को स्वतंत्र प्रभार दिया गया था, स्वतंत्र सेनापति का, कि भाई आप जो भी काम करेंगे आपकी मानी जाएगी, आप मुख्य रहेंगे। इधर महाराणा प्रताप की तरफ से जो लड़ रहे थे उनका नाम था पुंजा भील, पुंजा भील थे, और दूसरे थे जो ग्वालियर के थे
कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत, जिन्होंने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था। तलवार बांधी थी महाराणा प्रताप को, जो सुलुम्बर के थे, और सुलुम्बर वाले जो चुंडावत होते थे, ये महाराणाओं के जो राज्याभिषेक को जो कार्य है वो किया करते थे। तो कृष्णदास चुंडावत और एक और थे हकीम खां सूरी। ये महाराणा प्रताप की ओर से थे इस युद्ध के अंदर। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। महाराणा प्रताप की जो हरावल दस्ता है, दो प्रकार के दस्ते हुआ करते थे युद्ध के अंदर सेनाओं के, हरावल दस्ता और चंद्रावल दस्ता। हरावल दस्ता जो होता था वो अग्रिम पंक्ति को कहा जाता था। जो सेना की टुकड़ी की जो अग्रिम पंक्ति होती थी, उस आगे वाली पंक्ति को क्या कहा जाता था? हरावल दस्ता कहा जाता था। और उस हरावल दस्ते का जो नेतृत्व कर रहा था वो हकीम का सूरी कर रहा था। और हकीम का सूरी ने इस प्रकार से आक्रमण किया। सबसे पहला अटैक जो है, सबसे पहला आक्रमण जो है वो हकीम का सूरी के द्वारा किया गया। जैसे ही हकीम का सूरी ने आक्रमण किया, सभी को ये लगा कि ये कहीं महाराणा प्रताप तो नहीं, यानी कि मुगल सेना तितर बितर हो गई। मुगल सेना भय के मारे भागने लगी। अब मानसिंह की जो सेना है, जो अकबर की तरफ से था, मानसिंह और आसफ था, उनकी सेना में भी राजपूत थे, और महाराणा प्रताप है उनकी सेना में भी राजपूत थे। तो महाराणा प्रताप की सेना उनके पीछे थी, ये आगे थे और महाराणा प्रताप की सेना इनके पीछे थी। तो इस प्रकार से उनमें एक इतिहासकार था बदायूं, बदायूं, इसने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। जब ये दौड़ रहा था बदायूं, तो आसफ खां से पूछते हैं कि भाई मेरे को इतने सारे राजपूत है, इसके अंदर ये नहीं पता चल रहा है कि अपनी तरफ से कौन है और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन है। तब आसफ खां बदायूं से कहते हैं कि आप तो बस तीर चलाइए, राजपूत किसी भी और का मारा जाता है तो इसमें अपने धर्म को तो फायदा ही होगा, अपने धर्म का तो जिहाद ही होगा। भाई आपने तो यही कहा था कि भाई मैं राजपूतों के खून से अपनी जो दाढ़ी है वो रखना चाहता हूँ, क्योंकि बदायूं ने ये इस युद्ध से पहले ये कहा था। तो बोला आप तो तीर चलाइए, राजपूत किसी भी ओर का मारा जाएगा, इस्लाम को तो फायदा ही होगा। ये किस अब देखिए इस युद्ध से पहले, अभी युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध से पहले एक छोटी सी बात बताना रह गया था कि इस युद्ध से पहले जो पड़ाव है वो कहाँ कहाँ डाले गए थे। तो मानसिंह ने जो अपना पड़ाव डाला था मोलेला गांव में डाला था। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानसिंह ने जो पड़ाव डाला था युद्ध से पहले वो कौन से गांव में डाला था? मोलेला गांव में पड़ाव है डाला था। और महाराणा प्रताप ने लोसिंग गांव में जो पड़ाव है इस युद्ध से पहले डाला था, इस युद्ध से पहले। अब देखिए युद्ध के अंदर फिर आते हैं। मानसिंह की तरफ से दो हाथी थे, एक का नाम था मर्दाना जिस पर मानसिंह सवार थे, और दूसरे का नाम था गजमुक्ता। ये दो हाथी है, ये मुगल सेना की ओर से थे। महाराणा प्रताप की ओर से भी दो हाथी थे, एक का नाम था लूणा और दूसरे का नाम था राम प्रसाद। इस गजमुक्ता से लड़ाई के लिए इन्होंने लूणा को उतारा। लूणा इस गजमुक्ता से युद्ध जीतने ही वाला था, लेकिन लूणा का जो महावत है वो किसी कारण से मारा जाता है। तीर लगने से महावत है लूणा का, वो घायल हो जाता है, और घायल होने के कारण लूणा है वो हार जाता है। उसके बाद में राम प्रसाद को है वो उतारा जाता है। राम प्रसाद को जब मुगल सेना में लिया जाता है तो इसका नाम अकबर पीर प्रसाद कर देता है, पीर प्रसाद है इसका नाम कर देता है। अब महाराणा प्रताप का जिक्र किया जाएगा। हकीम का सूरी ने अपना आक्रमण कर दिया और वो मुगल सेना को चीरते हुए बीच से निकल गया। उन्होंने पूरी मुगल सेना को तितर बितर कर दिया। अगर मेहतर खां पीछे से नहीं आते, बदायूं में बताते हैं कि अगर मेहतर खां पीछे से नहीं आते और वो झूठी अफवाह नहीं फैलाते कि बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं, तो वो पूरी मुगल सेना है वो भाग चुकी होती। जैसे ही उनको पता चलता है कि बादशाह सलामत, ये झूठी अफवाह थी, मेहतर खां के द्वारा झूठी अफवाह फैलाई जाती है कि बादशाह सलामत जो है वो खुद सेना लेकर आ रहे हैं, तब जाकर की पूरी मुगल सेना फिर से एकत्रित होती है और युद्ध के अंदर फिर युद्ध करती है। तो अब देखिए महाराणा प्रताप है वो चेतक को लेकर आते हैं। चेतक, अब मानसिंह है ये मर्दाना हाथी पर सवार था। अब जैसे ही चेतक और मर्दाना हाथी का आमना सामना होता है, जैसे ही महाराणा प्रताप और मानसिंह का आमना सामना होता है, मर्दाना हाथी पर मानसिंह सवार था, चेतक लेकर महाराणा प्रताप आते हैं और चेतक अपने दोनों पैर जो मर्दाना हाथी है उसके मस्तक पर लगा देता है। अब जैसे ही महाराणा प्रताप मानसिंह पर प्रहार करते हैं भाले से, मानसिंह ओदे में बच जाता है। एक ओधा रहता है हाथी के ऊपर ही, उस ओदे में वो छुप जाता है और बच जाता है। जब दूसरा प्रहार वो करता है तो वो जो महावत
जो मर्दाना को चला रहा था, जो महावत होता है, जो हाथी चलाता है, वो मर जाता है। अब मर्दाना हाथी की जो सूंड थी उसके अंदर एक तलवार लगी थी, जिसके कारण से चेतक का जो पिछला पैर है वो कट जाता है। अब जैसे ही चेतक को ये लगा कि अब अपने जो स्वामी है महाराणा प्रताप है उनके प्राण संकट में, तुरंत चेतक संभलता है और अपने महाराणा प्रताप को लेकर के उस युद्ध से बाहर निकलता है और 20 फुट का एक नाला 20 फुट का एक नाला है वो पार करके बलीचा नामक स्थान पर, बलीचा नामक स्थान है, वहां पर इस चेतक का चबूतरा बना है, वहां पर ये चेतक है उसको वीरगति प्राप्त होती। तो चलिए अब आगे का जो वीडियो है अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है, इस कारण से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।